मूवी की शुरुआत में हमें एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो पेशे से एक टेलर है। कुछ सालों पहले ये इंग्लैंड से भागकर यहाँ अमेरिका आ गया था और फिर इसने यहाँ पर अपनी दुकान खोल ली। ये साल है 1956 का। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए अभी सिर्फ 11 साल ही हुए थे। बहुत से लोगों का मानना था कि टेलर जंग की वजह से यहाँ पर आया था, लेकिन टेलर ने हमेशा यही कहा कि उसे जंग से ज्यादा खतरा ब्लू जीन्स से था, जो यूरोप में तेजी से पहनावे का हिस्सा बन रही थी। उसी जीन्स से बचने के लिए वो अमेरिका आ गया था। इसकी दुकान में मेबल नाम की लड़की भी काम करती थी, जिसे बुढ़ा आदमी अपनी बेटी की तरह मानता था। खैर, इतने सालों के एक्सपीरियंस से टेलर की नजर इतनी तेज हो गई थी कि वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ही देखकर बता देता था कि वो किस तरीके के लोग हैं। अगर कंधे झुके हुए होंगे तो समझो वो इंसान जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ है, और कंधे ऊंचे और छाती बाहर होगी तो समझो वो इंसान ट्रैफिक पुलिस में लगा हुआ है। टेलर को सभी तरह के लोगों से डील करनी पड़ती थी, चाहे वे पुलिस वाले हो या फिर गैंगस्टर। हर कोई एक शानदार सूट की तलाश में इस तक पहुंच ही जाता था, लेकिन सभी लोग यहाँ सूट ही सिलवाने नहीं, बल्कि कुछ लोग यहाँ पर खुफिया लेटर भी छोड़ने आते थे और कुछ लोग उस लेटर को रिसीव करने। जैसे कि ये 2 बंदे, इनमें से एक का नाम है रिची और दूसरे का फ्रांसिस। रिची बॉयल गैंग के बॉस का बेटा है और फ्रांसिस गैंगस्टर बॉस का सबसे वफादार आदमी, क्योंकि उसने बॉस की जान बचाने के लिए 6 गोली खाई थी पैरासिटामोल की। फ्रांसिस ज्यादा बोलता नहीं था और रिची चुप होने का नाम नहीं लेता था। खैर, फ्रांसिस को एक इम्पोर्टेंट लेटर मिल गया और फिर उसने टेलर को बाहर निकालने का इशारा किया। रिची ने फिर टेलर को बाहर जाने के लिए कहा। ये काफी बेइज्जती वाली बात थी कि 2 नौसिखिए टेलर की दुकान में उसी को ही बाहर जाने का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन बेचारा बुढ़ा आदमी कर ही क्या सकता है, इसलिए वो चुपचाप बाहर आ गया। यहाँ टाइम पास के लिए वो मेबल से बात करने लगा। बातों बातों में उसे पता चला कि मेबल बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। वो पेरिस जाना चाहती थी ताकि शहर की बुरी यादों से वो अपना पीछा छुड़ा सके। असल में मेबल का बाप भी बॉयल गैंग का मेंबर था। उसने मेबल के साथ बहुत गलत किया और फिर एक दिन बिना अपनी जिम्मेदारियां निभाए मर गया। इस बात से मेबल अंदर तक टूट गई थी। उसे नफरत थी इस जगह से, क्योंकि यहाँ गैंग्स और गैंगस्टर्स भरे पड़े थे। तभी फ्रांसिस और रिची बाहर आ गए। रिची ने जाने से पहले मेबल को बाय बोला। इससे बुढ़ा समझ गया कि इनकी कुछ तो खिचड़ी पक रही है। रात में टेलर दारू पी के यहीं सो रहा था, तभी उसे दुकान में किसी के आने की आवाज आई। ये मेबल और रिची थे। क्लियरली इन दोनों का चक्कर चल रहा था, जिस बारे में फाइनली टेलर को भी पता चल गया। गलती से टेलर का पैर किसी चीज से टकरा गया और फिर रिची चेक करने आया तो उसने देखा कि टेलर तो सोया हुआ है। ये देखकर वे दोनों रिलैक्स हो गए। यहाँ बहुत से लोग आते थे, जिनमें से कुछ लोग द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी होते थे। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सभी छोटी गैंग्स को कंट्रोल करती थी। एक दिन फ्रांसिस और रिची को इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर मिला जिसमें एक टेप थी। इस टेप के अंदर उस आदमी की रिकॉर्डिंग थी जो इन्हीं की गैंग में रहकर इन्हीं से गद्दारी कर रहा था। ये लोग वो टेप लेकर चले गए और इसके बाद मेबल भी यहाँ से चली गई। फिर रात में किसी ने इसका दरवाजा खटखटाया। ये रिची और फ्रांसिस थे। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी, लाफोंटस गैंग के आदमी भी। इस हमले में रिची को गोली भी लग गई थी। उसका बहुत खून बह रहा था, इसलिए फ्रांसिस ने उसे लिटाकर उसके जख्म पर कुछ रखने के लिए कहा। रिची बॉस का बेटा था, इसलिए उसकी जान बचाना बेहद जरूरी था, नहीं तो बॉस फ्रांसिस को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फ्रांसिस ने ये बात अपने बॉस को बताई और उन्हें डॉक्टर को भेजने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर का यहाँ आना इस वक्त पॉसिबल नहीं था। हालांकि बॉस खुद यहाँ आने वाले थे। फिर फ्रांसिस ने टेलर को मजबूर किया कि वो खुद ही रिची के घाव को सिले। टेलर ने पहले तो मना किया, लेकिन बंदूक की नोक पर उसे फ्रांसिस की सारी बात माननी पड़ी। हालांकि टेलर को देखकर लग नहीं रहा था कि वो ये काम पहली बार कर रहा है। इसके बाद फ्रांसिस उस टेप को सूटकेस में रखकर बाहर जाने लगा। टेलर ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि इस टेप में आखिर है क्या, और तुम इस वक्त इस टेप को यहाँ पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो। फ्रांसिस ने उसे बताया कि ये टेप इस वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। हर कोई इस टेप को पाना चाहता है। पुलिस वालों को ये टेप इसलिए चाहिए ताकि उनका खबरी पकड़ा न जाए, और इन्हें ये टेप इसलिए चाहिए
ताकि ये उस खबरी को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार सके। बाय द वे 1956 का टाइम है, इसलिए इस टेप को सुनना उस टाइम में इतना आसान नहीं था। फ्रांसिस को किसी बड़ी दुकान में जाकर एक इलेक्ट्रिकल प्लेयर लाना होगा जिससे वो इस टेप को सुन सके, और वो इस बैग को अपने साथ इसलिए नहीं ले जा रहा था क्योंकि वो टेप उसके पास होने से ज्यादा यहाँ पर सेफ थी। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। अब उसके जाने के बाद टेलर बड़ा रिलैक्स होकर सुट्टा मारने लगा। तभी रिची वहाँ पर आ गया। उसे अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। वैसे तो रिची बदतमीज किस्म का इंसान है, लेकिन आज उसने टेलर को थैंक यू बोला क्योंकि वो इस वक्त टेलर की वजह से जिंदा था। वो बुड्ढे के पास आकर बैठ गया और उनके बीच कुछ पुरानी बातें होने लगी। जैसे कि टेलर जब कुछ सालों पहले शहर में आया था तब उसका पहला ग्राहक और कोई नहीं बल्कि रिची का बाप ही था। तब से ही टेलर गैंगस्टर बॉस के लिए एक फैमिली टेलर की तरह काम करता है। वो इन लोगों के लिए ब्रांडेड सूट सिलता था और इनकी औरतों के लिए सलवार। इन्हीं अच्छी बातों के बीच खबरी की बात छिड़ गई। रिची हर हाल में उस खबरी को पकड़ना चाहता था। तभी टेलर ने कहा कि वो उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन टेलर पॉइंट पे नहीं आके दे रहा था। तो रिची को गुस्सा आने लगा। तो टेलर ने बताया कि जिस खबरी की आप तलाश कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनते ही रिची की सांस अटक गई और अगले ही पल वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। चचा, ऐसे प्रैंक करोगे तो एक दिन मारे जाओगे। अब रिची ने टेलर से पूछा कि वो इंग्लैंड से यहाँ क्यों आया। तो टेलर ने उसे वही ब्लू जींस वाली कहानी सुनाई, लेकिन हकीकत में ये कहानी सिर्फ एक कहानी थी। अब टेलर ने फ्रांसिस के आने से पहले रिची के दिमाग में एक बात डालना शुरू कर दिया कि फ्रांसिस भी खबरी हो सकता है। हालांकि ये बात उसने डायरेक्टली नहीं बोली बल्कि इनडायरेक्टली बोली। जैसे कि इतने बड़े शूट आउट में फ्रांसिस को कोई गोली क्यों नहीं लगी, या फिर फ्रांसिस इस वक्त कहाँ गया है। वो सेम फ्रांसिस के आने के बाद उसके भी कान भरने लगा कि मास्टर रिची आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। उन्हें शक है कि आप ही वो खबरी हो। कुल मिला के टेलर ने दोनों में चाबी भर दी थी और उसने इतने प्यार से चाबी चलाई थी कि उन दोनों को पता भी नहीं चला। अब रिची और फ्रांसिस आमने सामने आ गए। रिची ने पहली बात ये बोली कि तुम काफी लकी हो फ्रांसिस, जो तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी। फ्रांसिस यहाँ पर बैग लेने आया था ताकि वो टेप ले जाकर खबरी का पता लगा सके, लेकिन रिची ने उसे बैग के हाथ भी नहीं लगाने दिया। गर्मा गर्मी में बैग खुल गया और उसके अंदर टेप ही नहीं थी। तो रिची ने फ्रांसिस पर बंदूक तान दी और जैसे ही टेलर ने उनका ध्यान भटकाया उनके बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें रिची मारा गया। अब फ्रांसिस ने टेलर के साथ मिलकर उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। तभी बॉस वहाँ पर आ गया। फ्रांसिस ने टेलर को दरवाजा खोलने के लिए कहा और उसे कहा कि बॉस को थोड़ी देर अपनी बातों में उलझा के रखो ताकि मैं खून के निशान हटा दूं। जब तक बॉस अंदर आया उसने फ्लोर को एकदम साफ कर दिया था। बॉस ने पहले तो उसका हालचाल पूछा और फिर अपने बेटे के बारे में पूछा। तो फ्रांसिस ने उसे कह दिया कि रिची तो कुछ देर पहले निकल गया है। उसने बॉस को पट्टी बढ़ा दी कि रिची ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो अकेले यहाँ से चला गया। बॉस को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, हालांकि उसे वैसे भी कुछ हजम नहीं होता था, लेकिन ये बात तो काफी अजीब थी क्योंकि रिची के गोली लगी हुई थी और बाहर पुलिस भी उन लोगों को ढूंढ रही थी। ऐसे में यहाँ से अकेले बाहर जाने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। फिर भी उसने फ्रांसिस की बात पे यकीन कर लिया क्योंकि एक टाइम पे फ्रांसिस ने उसके लिए 6 गोली खाई थी। अब बॉस ने फोन करके अपने आदमी को काम पे लगा दिया। इधर बॉस का आदमी उसी बॉक्स पर बैठ गया जिसमें रिची की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर फ्रांसिस के चेहरे पर 12 बज गए। उसे डर था कि बॉस को रिची के बारे में पता चल जाएगा और फिर बॉस का ये आदमी अपनी शॉटगन में से सारी गोलियां उसके अंदर उतार देगा। इसलिए फ्रांसिस ने बॉस को यहाँ से चलने के लिए कहा। उसने बॉस को सुझाव दिया कि उन्हें रिची को ढूंढना चाहिए, यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। लेकिन बॉस ने उसे अकेले जाने के लिए कहा क्योंकि बॉस के आदमी का कॉल यहीं पर आने वाला था, इसलिए उसने यहीं रुकने का फैसला किया। फ्रांसिस का पासा उसी पे उल्टा पड़ गया। इसके बाद टेलर और गैंगस्टर बॉस के बीच काफी सारी बातें हुई। यहाँ जो कुछ भी हुआ था टेलर ने उसके बारे में बॉस को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बॉस ने रिची का कोट टंगा हुआ देखा तो उसने टेलर से एक ही सवाल पूछा कि दिसंबर की ठंड में रात के 1 बजे कोई बिना कोट के कैसे बाहर जा सकता है। टेलर पर इसका कोई जवाब नहीं बना।
और फिर मजबूरी में वो सच्चाई बताने वाला था। तभी फ्रांसिस मेबल को लेकर यहाँ पर आ गया। उसने कहानी बनाई कि मेबल ही वो खबरी है और वो सब जानती है। यहाँ से रिची उसी के पास गया था, ऐसा फ्रांसिस ने कहा। बॉस को उसकी बात पर यकीन भी हो गया, क्योंकि मेबल भी यही दूसरी गली में रहती थी और अगर रिची बिना कोर्ट के बाहर जाएगा तो जरूर वो पास में ही कहीं गया होगा। टेलर ने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आई। वे लोग मेबल से बात निकलवाने के लिए बल का प्रयोग करने लगे। फ्रांसिस ने अपने ऊपर से बात हटाने के लिए मेबल को बलि की बकरी बना दिया। ये देखते हुए टेलर को कुछ फ्लैशबैक्स दिखने लगे। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन फ्रांसिस ने उसे जाने नहीं दिया। टेलर मेबल के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। उसने बताया कि वो इंग्लैंड से यहाँ इसलिए नहीं आया था क्योंकि वहाँ ब्लू जींस आ गई थी, बल्कि वहाँ उसकी वाइफ और एक बेटी थी जो एक दिन दुकान में आग लगने की वजह से मारी गई। टेलर फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आया था। ये सुनकर मेबल भी इमोशनल हो गई। तभी फोन की घंटी बजी और टेलर ने फोन रिसीव किया। उसने बताया कि ये कॉल मास्टर रिची का था। उनके पास टेप भी है और वे 31 स्ट्रीट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर फ्रांसिस गधों की तरह देख रहा था, क्योंकि वो तो जानता है कि रिची तो अंदर बॉक्स में पड़ा हुआ है। उसने बॉस को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बॉस नहीं माना। और फिर फ्रांसिस ने कहा कि उसे यहीं रुकना चाहिए ताकि वो इन दोनों पर नजर रख सके। बॉस के जाने के बाद फ्रांसिस ने इन्हें अपने निशाने पर ले लिया, लेकिन टेलर ने उसे शांत होने के लिए कहा, क्योंकि मेबल उसके बहुत काम आने वाली थी। फ्रांसिस कुछ समझा नहीं, तो टेलर ने बताया कि मेबल ही खबरी है और वो FBI और ला फोन्टेस के लिए काम करती है। इसलिए वो रिची के साथ रिलेशनशिप में आई ताकि उसके थ्रू वो बॉयल गैंग की जानकारी FBI और ला फोन्टेस को दे सके। लेकिन द आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन ने मेबल का पता लगा लिया और वे उसके खिलाफ टेप में एक सबूत दे गए। अब लड़की ने अपना असली मकसद बताया कि वो इस शहर के गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। इन्हीं गैंग्स की वजह से उसका बाप मारा गया और उसका बचपन बर्बाद हो गया। तो ये मेबल के बदला लेने का तरीका था। वो टेप भी टेलर के पास ही थी। अब टेलर ने दो बातें रखी, या तो मेबल इसी वक्त ला फोन्टेस को कॉल करके बॉस की लोकेशन बताएगी ताकि बॉस का किस्सा खत्म हो सके, या फिर बॉस को जब रिची के बारे में पता चलेगा तो वो इन सबको मार देगा। अगर बॉस मर गया तो उसकी जगह गैंग का नया बॉस फ्रांसिस बन जाएगा। टेलर ने उसे अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया और फिर लड़की ने कॉल करके बॉस की लोकेशन बता दी और फिर ला फोन्टेस को यहाँ बुला लिया ताकि वो उससे टेप के बदले पैसे ले सके। ला फोन्टेस के आते ही फ्रांसिस पीछे छुप गया। उसने लड़की को इशारा करने के लिए कहा ताकि वो ला फोन्टेस को मारकर बिना किसी डर के गैंग का बॉस बन सके। लेकिन ला फोन्टेस से पैसा लेने के बाद टेलर ने उसे बता दिया कि अंदर एक आदमी छुपा हुआ है। फ्रांसिस टेलर के जाल में फंस गया। सबने एक दूसरे पर बंदूक तान रखी थी। तभी टेलर ने ला फोन्टेस को रिलैक्स होने के लिए कहा। उसने बताया कि मैंने पहले फ्रांसिस की बंदूक में से सारी गोलियां निकाल दी है। ये सुनते ही फ्रांसिस का ध्यान भटका और ला फोन्टेस के आदमियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर पता चलता है कि सब प्लान टेलर का ही था। दरअसल आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन को इन गैंग्स के बारे में पता भी नहीं था, बल्कि वे लेटर खुद टेलर ने डाले थे ताकि बॉयल गैंग को खत्म किया जा सके। असल में टेलर को उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं था, इसलिए उसने पूरी गैंग को ही खत्म करवा दिया, वो भी बिना बंदूक चलाए। नेक्स्ट लेवल मास्टरमाइंड आदमी है। खैर, इसके बाद मेबल अपने सपनों के शहर पेरिस चली गई और टेलर अपनी दुकान को जलाने की तैयारी करने लगा। वो आग लगाकर यहाँ से निकल ही रहा था, तभी फ्रांसिस ने उस पर गोली चला दी। ये हरामी अभी तक जिंदा है। उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली थी जो टेलर के हाथ को छूकर निकल गई। अब फ्रांसिस चाकू लेकर उसके पीछे पड़ गया। बचते बचते भी वो एक जगह पर आकर फंस गया। यहाँ फ्रांसिस को लग रहा था कि वो उसे आसानी से मार देगा, लेकिन टेलर ने उसे बताया कि वो एक समय पर बिल्कुल उसी की तरह था। इंग्लैंड में लोग उसके नाम से कांपते थे। वो एक बड़ी गैंग का बॉस था, लेकिन जब उसे हेलन मिली तो उसने गैंग को छोड़ने का फैसला किया और फिर उसकी बेटी लिली भी पैदा हो गई। ऐसा कहा जाता है कि आप अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ सकते हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही कुछ टेलर के साथ हुआ। दूसरी गैंग के लोगों ने उसके घर में आग लगा दी
जिसमें उसकी बीवी और बेटी मारी गई। हालांकि टेलर ने उनका बदला ले लिया, लेकिन बदला लेने के बाद भी उसकी जिंदगी में रद्दी भर भी सुकून नहीं आया। उसी सुकून की तलाश में वो गैंगस्टर से टेलर बन गया। इसके बाद फ्रांसिस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन टेलर बहुत खतरनाक आदमी था। उसने 2 सेकंड में फ्रांसिस का गेम बजा दिया और फिर अपना सामान लेकर यहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।